दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का आज हमारा 19th एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हमने गोस लॉ को थोड़ा और समझा और हमने 2-3 इंटरेस्टिंग चीज़ें देखी। हमने देखा कि अगर कोई कंडक्टिंग शेल है और उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अगर वो स्फेरिकल है, प्योर बिल्कुल स्फीयर की तरह है, तो उसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी आएगी वो ऑलवेज यूनिफॉर्म आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दैट कंडक्टिंग शेल विल ऑलवेज बी जीरो। अगर मैं उस स्फेरिकल जो हमारे पास शेल है, अगर मैं उसको डिफॉर्म कर दूं और फिर उसके ऊपर चार्ज दूं, तो चार्ज अपने आप को इस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा कि उसके अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्टिल जीरो रहेगी कंडक्टर में। इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इंसुलेटर में चार्जेस फ्लो नहीं कर सकते। कंडक्टर में चार्जेस मूव कर सकते हैं, तो अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी? जीरो। अब जरा देखिए, इसी चीज को प्रूव करने के लिए हमारे पास एक हमने अलग तरह का एक्सपेरिमेंट लिया है। लास्ट टाइम हमारे पास ये जो थी, ये बिल्कुल स्फेरिकल शेप में बन रही थी, ऑलमोस्ट स्फेरिकल थी। इस बार हमने इनको डिफॉर्म कर दिया है, थोड़ा अच्छे से इनको दबा दिया है। आप देख सकते हो यहां पे भी मैंने इसको थोड़ा सा प्रेस करके इसको थोड़ा सा डिफॉर्म कर दिया है। ये डिफॉर्म्ड हो गई है। अब जरा देखते हैं कि क्या इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टिल जीरो आएगी अगर मैं इसके ऊपर चार्जेस को दूंगा तो अगेन सेम एक्सपेरिमेंट को हम परफॉर्म करते हैं। तो मेरे पास नाइलॉन थ्रेड है, ठीक है, तो मैं फिर से इसको इसके अंदर रखूंगा और देखते हैं कि भाई ये जो है ये नाइलॉन थ्रेड रिपेल करती है कि नहीं करती है, दूर जाती है कि नहीं जाती है। तो चलिए इसको मैं इसके ऊपर रख रहा हूं और इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके देखते हैं। तो मिलते हैं इसके अगले सेटअप में। तो चलिए दोस्तों, हम इसके जो हमारे पास पूरी जो स्फेरिकल शेल थी, पहले उसको हमने डिफॉर्म किया और उसके एक हाफ को हमने यहाँ पे रखा हुआ है। इसके अंदर नाइलॉन थ्रेड रखी हुई है। तो अगेन हम इसको जरा ऑन करते हैं और देखते हैं कि इसके ऊपर चार्ज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है। तो अगेन आप इसको देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ऑन किया है वेंडिग्राफ को और आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि नाइलॉन थ्रेड जो है वो रिपेल हो रही है, ठीक है, चार्जेस को लेके रिपेल हो रही हैं, ठीक है, जो कि हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। तो यहाँ पे फिलहाल इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपके चार्जेस को भी ले रही है। आपकी जो नाइलॉन थ्रेड है, इसका मतलब इस अंदर वाली रोड के ऊपर चार्ज भी आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको जरा डिस्चार्ज कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसके दूसरे हिस्से को रख रहा हूं और ये भी डिफॉर्म्ड है, ठीक है। तो चलिए मैं जरा इसको रखता हूं और रखने के बाद फिर आपसे मुलाकात करता हूं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों, मैंने इसके दूसरे हिस्से को भी इसके ऊपर रख दिया है। अब एक तरह से ये अगेन क्लोज्ड सरफेस बन गया है और इस बार ये डिफॉर्म्ड है। इस बार ये पूरा स्फेरिकल शेप में नहीं है। तो अगेन इसको जरा फिर से परफॉर्म करके देखते हैं और देखते हैं कि अंदर की जो नाइलॉन थ्रेड थी उनमें कुछ रिपल्सन हो रहा है कि नहीं हो रहा। मैं पहले इसको डिस्चार्ज कर लेता हूं। जो भी इसके ऊपर चार्ज होगा वो वापस आ गया है, ठीक है। अब मैं फिर से इसको ऑन कर रहा हूं। आई होप आप सब लोग रेडी होंगे। देखते हैं कि अंदर कुछ चार्ज आता है कि नहीं आता, अंदर कुछ फील्ड आती है कि नहीं आती है, ठीक है। तो आई होप सब लोग रेडी होंगे। तो हमने देखो यहां पे ये डिफॉर्म्ड शेप है, जबकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो नाइलॉन थ्रेड को फिर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल वैसी ही पोजीशन में रखा हुआ है। इसका मतलब अंदर कोई फील्ड नहीं, अंदर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। यही तो हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे और यही हमने थ्योरी में भी पढ़ा, ठीक है। तो आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट जो ये समझ आया। एंड चलिए वापस बोर्ड पे चलते हैं और आगे जो सॉलिड स्फीयर वाला जो कंसेप्ट है उसको जरा पढ़ते हैं। तो दोस्तों, आपने एक्सपेरिमेंट देखा और इस एक्सपेरिमेंट से जो हमने लास्ट क्लास में जो हमने रिजल्ट निकाला था, आपने उसको वेरीफाई किया। अब हम एक स्टेप और आगे चलते हैं और अब हम सॉलिड स्फीयर की बात करते हैं, ठीक है। तो इमेजिन कीजिए मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर है और वो जो सॉलिड स्फीयर है वो कंडक्टिंग है। अगर कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है तो उसके अंदर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं हो सकती। अगर आप उसके ऊपर टोटल चार्ज क्यू दोगे तो वो सारा का सारा सरफेस पे ही आ जाएगा, ठीक है। और अगेन वही वाला कंसेप्ट लग जाएगा जो पीछे आपने लगाया था। तो अगर मेरे पास सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, अब इसके ऊपर अगर मान लीजिए आपने क्यू चार्ज दिया है, टोटल क्यू चार्ज, तो सारा का सारा चार्ज इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा।
उस पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। और फिर से अगर मैं पूछूं अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ तो 0 ही आएगी, और बाहर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या बन जाएगी, वो फिर से आप गॉस लॉ लगाओगे। और गॉस लॉ से अगर मैं लगा के दिखाऊं आपको गॉस लॉ, तो आप जरा लगाइए यहाँ पे, इसके ऊपर टोटल चार्ज Q है दोस्तों, ठीक है। तो अगर मैं गॉस लॉ लगाऊंगा तो मुझे गॉसियन सरफेस लेना होगा। तो चलिए ये मेरे पास गॉसियन सरफेस हो गया, A रेडियस पे, R रेडियस पे, R की वैल्यू A से बड़ी है, A मान लीजिए इस स्फीयर की रेडियस है, यहां से सेंटर से ये A है, और हमने ये गॉसियन सरफेस जो लिया है ये R रेडियस पे ले लिया है, ठीक है। अब क्योंकि ये जो गॉसियन सरफेस है ये इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के यूनिफॉर्म है, तो आप कह सकते हो कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो हर जगह कांस्टेंट है। तो यहां पे अगर मैं गॉस लॉ लगाऊंगा तो मैं बोलूंगा कि E डॉट dA क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल इक्वल टू Q एनक्लोज्ड। Q एनक्लोज्ड यहां पे Q ही है, डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब E डॉट dA, E की डायरेक्शन भी और एरिया की डायरेक्शन दोनों की सेम ही है, और E मेरा कांस्टेंट भी है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन के यूनिफॉर्म है मेरा जो आपका जो गॉसियन सरफेस है वो, ठीक है। तो यहां पे आप E को बाहर ले सकते हो और एरिया को लिख सकते हो 4 पाई r स्क्वायर। इट कम्स आउट टू बी Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E की वैल्यू जो E का मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन किधर है, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। तो आउटसाइड द सॉलिड कंडक्टर देखोगे तो उसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। इसका मतलब ये तो पॉइंट चार्ज की वजह से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसी के बराबर आ गई। इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब ये समझे कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई कंडक्टिंग कोई स्फीयर है या इंसुलेटिंग स्फीयर है, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कंडक्टिंग स्फीयर ले लो चाहे इंसुलेटिंग स्फीयर ले लो, अगर आप आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो, ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप एक पॉइंट चार्ज की तरह उसको ट्रीट कर सकते हो, और उसके बाद बाहर वाला पॉइंट जो है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये है कि चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मेरा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको एक पॉइंट चार्ज की तरह लेके और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। आप बोलोगे सर सेम क्वेश्चन आपने लास्ट एपिसोड में भी किया था, उसमें तो ऐसा नहीं आया था, उसमें तो कुछ सिग्मा सिग्मा आ गया था। तो वो इसलिए बिकॉज हमने यहाँ पे क्यू चार्ज लेके नहीं चले थे उस केस में, हमने चार्ज डेंसिटी से सोल्व किया था उस केस में। यहाँ पे अब हम टोटल चार्ज से सोल्व कर रहे हैं, तो एक ही बात है, उससे कोई खासा फर्क पड़ेगा नहीं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि कैसे आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। गॉस लॉ यहाँ पे सीधा सीधा लग जाएगा। और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर भी लोगे तब भी उसके सरफेस पे ही चार्ज आएगा, ठीक है, ये ध्यान देना, ठीक है ना। आई होप आपको एक क्लियर हुआ। तो यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की अगेन वेरिएशन बनाऊं आर के साथ, तो आप ये कह सकते हो आर इक्वल टू ए तक इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी क्या रहेगी, 0, और उसके बाद आपका यहां पे बन जाएगा Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर, और उसके बाद ये R के साथ 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस तरह से मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी सॉलिड स्फीयर के केस में। अब अगर ये स्फीयर सॉलिड ना होता, ये मतलब स्फीयर सॉलिड होता बट ये कंडक्टिंग ना होता, ये इंसुलेटिंग होता, फिर क्या होता, फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी हो सकती थी और सरफेस भी, दोनों पॉसिबल केस बनते फिर। तो जरा देखिए उनको भी जरा एक बार देख लेते हैं। तो अगर मैं इंसुलेटिंग ले लेता हूं इसको, तब जरा देखते हैं कि कैसा इसका बिहेवियर होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इज इंसुलेटिंग। तो इस बार मेरे पास ये स्फीयर है और इसके ऊपर कुछ हमने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे दी है, रो वी कूलम पर मीटर क्यूब, यूनिफॉर्मली चार्ज है, बट इस बार जो चार्ज है वो इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इंसुलेटर होने की वजह से वो बाहर तो आएगा नहीं, तो अंदर मान लीजिए मेरा डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसकी रेडियस है a। मुझे बताना है अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ठीक है। मतलब r लेस देन a पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है और r ग्रेटर देन इक्वल टू a पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो उसके लिए एक काम करते हैं, हम यहां पे अगेन गॉस लॉ लगाते हैं। कैसे लगाएंगे, सबसे पहले अंदर देखते हैं अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो अंदर एक गॉसियन सरफेस ले लेते हैं। तो जो अंदर गॉसियन सरफेस लोगे वो एक, मैं ऐसे ही स्फीयर ले रहा हूं दोस्तों। अब आप देख सकते हो ये जो स्फीयर है ये इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के यूनिफॉर्म है। पहली बात तो यूनिफॉर्मली चार्ज है ये सॉलिड स्फीयर। तो अगर मान लीजिए मैं इस तरह का कोई गॉसियन सरफेस ले लूंगा, तो इस गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कांस्टेंट आएगा, ठीक है। और यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट क्यों आएगा, क्योंकि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी यूनिफॉर्म ही लिया है हमने ये भी, ठीक है। तो अब जरा देखिए
अगर मैं गॉस लॉ लगाऊं तो मैं बोलूंगा कि यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, वो रेडियली आउटवर्ड होगी और जो एरिया होगा वो भी रेडियली आउटवर्ड होगा। तो सीधा सीधा मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा EDA, डॉट प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं है, दोनों की सेम ही डायरेक्शन है, इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड। अब इसके अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, वो है मेरे पास ρV इनटू इसका वॉल्यूम। इस जितना भी आपने लिया है गॉसियन सरफेस, इसके अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, तो इसलिए गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम ले लेंगे, तो वॉल्यूम बनेगा 4/3 पाई r क्यूब डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। E यहां पे क्योंकि कांस्टेंट है तो E की वैल्यू मेरे पास बाहर आ जाएगी, और जो एरिया बनेगा वो बनेगा 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है, इट कम्स आउट टू बी 4 पाई r क्यूब ρV अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, इस तरह का बन जाएगा। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ पे 4 पाई से 4 पाई कट गया, r स्क्वायर ये भी चला गया, एक r रह गया यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो बनेगी ρV r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मेरी r के साथ लीनियरली बदल रही है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मेरी r के साथ लीनियरली ऐसे इंक्रीज हो रही है r इक्वल टू a तक। तो r इक्वल टू a पे अगर आप देखोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, r इक्वल टू a पे ये बन जाएगी ρV इंटू a डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लीनियरली मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, इस बार जीरो नहीं है इस बार, जबकि स्फेरिकल शेल में थी। ठीक है, अब आइए बाहर, अब r ग्रेटर देन a के लिए देखते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू a के लिए देख लेते हैं। हालांकि a पे तो हमने इससे भी कैलकुलेट कर लिया है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब मैं क्या करूंगा, मैं बाहर की तरफ ले रहा हूं, बाहर मतलब यहां पे r की वैल्यू इस बार मैं बड़ी ले रहा हूं, तो यहां पे मैं गॉसियन सरफेस ले लेता हूं। अगेन इस सरफेस के ऊपर क्या रहेगा, E का मैग्नीट्यूड मेरा कांस्टेंट रहेगा भाई, और E की जो डायरेक्शन आएगी वो आपकी रेडियली आउटवर्ड आएगी, बिकॉज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के यूनिफॉर्म लिया है हमने। ठीक है, तो अब जरा बताइए, ज्योमेट्री के यूनिफॉर्म नहीं लेना है, ध्यान दीजिएगा। जो आपका स्फेरिकल जो ज्योमेट्री है ना, ये वाली जिसके ऊपर चार्ज है, जिसके अंदर चार्ज है, उसके यूनिफॉर्म नहीं लेना है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के यूनिफॉर्म लेना है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे देख सकते हो पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, कोई भी यूनिट वॉल्यूम लोगे उसके अंदर चार्ज आपका हर जगह बराबर है, तो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, और उसके सराउंडिंग में हमने ये स्फीयर लिया है। तो अब बताओ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहेगा और डायरेक्शन आपकी रेडियली आउटवर्ड होगी, एरिया की डायरेक्शन भी रेडियली आउटवर्ड है। तो गॉस लॉ अगेन मैं लगाऊंगा, तो E को मैं बाहर ले लेता हूं, और यहाँ पे DA का क्लोज्ड इंटीग्रल करोगे तो टोटल एरिया आ जाएगा E इंटू टोटल एरिया, किसका टोटल एरिया आएगा, गॉसियन सरफेस का। तो गॉसियन सरफेस का टोटल एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर, लेकिन इस बार r की जो वैल्यू है वो बड़ी है भाई a से। ठीक है, दैट मस्ट बी इक्वल टू Q एनक्लोज्ड। Q एनक्लोज्ड कितना है, सिर्फ इतने अंदर, इतने हिस्से के अंदर चार्ज जो एनक्लोज्ड है वही तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर भी एनक्लोज्ड है ना। तो अब आप बताओ, वो बन जाएगा ρV इंटू 4/3 पाई a क्यूब डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई, तो 4 पाई से 4 पाई मेरा यहां से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो बन जाएगी ρV a क्यूब डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ये बन जाएगा भाई। ठीक है, तो अगर मैं इसको प्लॉट करूंगा तो r इक्वल टू a पे आप देखिए, r इक्वल टू a पे तो यही वैल्यू आएगी। ठीक है, और यहाँ पे 3 भी आएगा भी नीचे। r इक्वल टू a पे अगर आप देखोगे तो यही वैल्यू आ जाएगी, और r की वैल्यू अगर a से बड़ी लोगे तो ये इस तरह से आपका 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, इस तरह से डिके करेगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि किस तरह से हम सॉलिड स्फीयर जो है, जिसके अंदर चार्ज इंसुलेटिंग स्फीयर है ऑब्वियसली, क्योंकि अंदर चार्ज जो है ना केवल इंसुलेटिंग स्फीयर के अंदर ही हो सकता है, तो अंदर मेरा चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपको दे रखी थी, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे देखेंगे और बाहर कैसे देखेंगे। ठीक है, अब एक स्टेप और आगे चलते हैं। सोचिए, अगर ये चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म ना होती, जरा देखिएगा, अब अगला केस देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास अगेन इंसुलेटिंग स्फीयर है, और उसके अंदर जो मैं चार्ज ले रहा हूं, चार्ज डेंसिटी जो दे रखी है, ये a रेडियस है, इसके अंदर जो चार्ज डेंसिटी है ρV, वो आपकी r के साथ बदल रही है, 4r कूलम पर मीटर क्यूब। इसका मतलब अगर आप r रेडियस पे देख रहे हो कोई भी r पे, तो वहां पे चार्ज डेंसिटी हर तरफ सेम है। ठीक है, लेकिन जैसे r बढ़ेगा चार्ज डेंसिटी बदल जाएगी, मतलब r के साथ चेंज हो रही है बस, थीटा और फाई के साथ चेंज नहीं हो रही। ठीक है, क्योंकि अगर आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का सहारा लेते हैं तो उसमें 3 चीजें होती हैं,
एक आर होता है, एक थीटा होता है, एक फाई होता है। तो इसका मतलब ये थीटा पे भी डिपेंड कर सकती थी, फाई पे भी, बट फिलहाल जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें आपकी केवल आर के साथ डिपेंड कर रही है। मतलब अगर आप आर बढ़ाओगे तो आपकी चार्ज डेंसिटी बदलेगी, और वो सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं बदलेगी पूरे, क्योंकि स्फीयर में तो आर हर तरफ बढ़ता है ना। अगर आप आर को इंक्रीज कर रहे हो तो आप एक छोटे स्फीयर से बड़े स्फीयर पे जा रहे हो, तो इसका मतलब चारों तरफ आपका आर बढ़ा है, तो चारों तरफ आपकी डेंसिटी बढ़ेगी। तो अगेन चार्ज डेंसिटी अब यूनिफॉर्म तो नहीं है, बट यहां पे एक इंटरेस्टिंग केस ये बन गया है कि वो आर के साथ हर तरफ बढ़ रही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही दिशा में आर बढ़ा रहे हो तो उधर ही चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है। आर बढ़ाओगे तो हर दिशा में बढ़ेगा ना भाई, छोटे स्फीयर से बड़े स्फीयर पे आ रहे हो ना आप। तो इस केस में भी आप गॉस लॉ लगा सकते हो। आप बोलोगे सर क्यों गॉस लॉ लगा सकते हो? क्योंकि जो गॉसियन सरफेस है वो आपका इसके सिमेट्रिक ही रहेगा अभी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के। कैसे, जरा देखिए, अगर मैं बोलूं कि अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है मुझे, ठीक है, तो अगर अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड का मुझे ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है, आर की वैल्यू ए से छोटे पे देखना है और बड़े पे देखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मुझे चाहिए अंदर एंड बाहर। तो अब क्या करेंगे, जरा देखिए, यहां पे हम एक काम करते हैं, गॉसियन सरफेस ले लेते हैं, और आप देख सकते हो ये जो गॉसियन सरफेस है आर रेडियस पे है कोई भी, ठीक है, तो ये सिमेट्रिक है डिस्ट्रीब्यूशन के, क्योंकि जो मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर तरफ उसी रेट से बढ़ रहा है। स्फेरिकली सिमेट्रिक है ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइंट को समझिए, आर के साथ चेंज हो रहा है बस, जितना बाहर जाओगे उतना बदलता रहेगा। बट अगर आप किसी भी पर्टिकुलर आर पे देखोगे तो हर तरफ कांस्टेंट है, हर तरफ बराबर है वो। ठीक है, आई होप आपको समझ आया ये मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगेन यहाँ पे गॉसियन सरफेस काम करेगा और गॉस लॉ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे बताओ जरा। अब अगर आपको देखना हो कि भाई यहाँ पे ये मेरा गॉसियन सरफेस हो गया आर रेडियस पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी हर जगह बराबर आएगी, और अगर मैं लगाऊं यहाँ पे तो मैं बोलूंगा ई डॉट डी ए, तो ई का वैल्यू मेरी कांस्टेंट रहेगी और डायरेक्शन मेरी रेडियली आउटवर्ड रहेगी भाई, इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। यही तो बनेगा भाई। तो अब बताइए, ई को मैं बाहर ले लेता हूं और गॉसियन सरफेस का क्लोज सरफेस इंटीग्रल करूंगा तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा, इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज। कितना चार्ज एनक्लोज्ड है इस गॉसियन सरफेस में। अब ये अब इतना आसानी से नहीं निकाल सकते हो आप। ठीक है, पिछली बार तो आपने क्या किया था, रो वी मेरा कांस्टेंट था तो रो वी इनटू इसका जो वॉल्यूम था उससे मल्टीप्लाई कर दिया था। इस बार रो वी कांस्टेंट नहीं है, इस बार रो वी आर पे डिपेंड कर रहा है। तो आपको अगर चार्ज एनक्लोज्ड निकालना होगा, क्यू एनक्लोज्ड, तो आपको करना होगा रो वी इंटू डीवी और फिर उसका वॉल्यूम इंटीग्रल लेना होगा। ठीक है, तब जाके आपके पास चार्ज एनक्लोज्ड आएगा। तो रो वी की वैल्यू क्या है, रो वी की वैल्यू है मेरे पास 4r, और dv क्या होता है, अगर आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्मॉल वॉल्यूम को लिखें तो बनेगा r स्क्वायर साइन थीटा dr d थीटा d फाई, ये होता है दोस्तों dv। ठीक है, और अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो आप जरा देखिए r कहां से कहां तक बदल रहा है, 0 से लेके r तक ही ले लो, जनरल r तक ले रहे हैं। ठीक है, और आपका थीटा जो है पूरे स्फीयर में 0 से पाई होता है, और फाई की वैल्यू 0 से लेके 2 पाई होती है। आपने ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ा होगा, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो अब जरा देखिए, अगर मैं इसको सोल्व करूं तो सबसे पहले फाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो 2 पाई मेरे पास बाहर आ जाएगा। फिर आइए साइन थीटा के रेस्पेक्ट में, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस थीटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो 2 और आ जाएगा। अब आ जाइए 4r क्यूब, तो 4r टू दी पावर 4/4 ये बनेगा भाई। 4r क्यूब को r के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो ना, तो ये बन जाएगा, और यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली बनेगा 4 पाई r टू दी पावर 4। ये मेरे पास आ गया चार्ज एनक्लोज्ड। तो इस बार यहां पे हम रखेंगे 4 पाई r टू दी पावर 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 4 पाई से 4 पाई गया, r स्क्वायर से यहां पे पावर 2 रहेगी, बस r स्क्वायर रह गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो बनेगी r स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से बनेगा भाई। तो अगर मैं इसको प्लॉट करके दिखाऊं तो r की वैल्यू 0 से लेके a तक आपका ये पैराबोलिक ऐसे जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका जाएगा यहां तक, और r इक्वल टू a पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट। एक बार देख लो कोई मिस्टेक ना होगी मुझसे, मेरे हिसाब से सब कुछ सही है भाई। ठीक है, तो इस तरह का आपके पास ये एक्सप्रेशन बनेगा। अब आइए r की वैल्यू ग्रेटर देन a पे अगर आप देखोगे तो r की वैल्यू ग्रेटर देन a पे अगर आप देखोगे, मतलब बाहर की तरफ अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो तो क्या होगा, गॉसियन सरफेस अब आपको यहां लेना होगा, अगेन सिमेट्रिक रहेगा ये सरफेस। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सिमेट्री, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। तो अब यहां पे क्या करोगे, e को अगेन कांस्टेंट है तो बाहर ले लेता हूं, और एरिया इस गॉसियन सरफेस का क्या बनेगा, 4 पाई r स्क्वायर बनेगा।
इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड। अब क्यू एनक्लोज्ड तो केवल इतने हिस्से के अंदर एनक्लोज्ड है ना चार्ज, तो अब आपको लिमिट सेम यही बनेगा भाई, लेकिन 0 से लेके a तक कर दो बस, आप यहाँ पे r की लिमिट को चेंज कर दो बस, बाकी सब कुछ तो सेम ही है क्यू एनक्लोज्ड में, ठीक है। तो अब आप बताओ ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पहले फाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो 2 पाई आएगा, फिर थीटा के रेस्पेक्ट में करोगे तो 2 और आ जाएगा, और अब आ जाइए 4r क्यूब, तो 4r क्यूब का बनेगा 4r टू द पावर 4/4, और ये r टू द पावर 4 आ गया, लिमिट 0 से a डालोगे तो a टू द पावर 4 आ जाएगा, सही है भाई, a टू द पावर 4। एक बार जरा देख लीजिए, और 4 पाई से 4 पाई मैं कैंसिल कर देता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी a टू द पावर 4 अपॉन r स्क्वायर, और ऑब्वियसली नीचे एप्सिलॉन नोट भी है तो यहां पे एप्सिलॉन नोट आ गया। तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अब आपकी 1/r स्क्वायर इस तरह से जाएगी, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकाल रहे हैं यूजिंग गॉस लॉ। बट यहीं पे अगर चार्ज डेंसिटी अलग दे रखी होती, ठीक है, अगर चार्ज डेंसिटी कुछ डिफरेंट तरीके की दे रखी होती, कैसे जरा देखिए, मैं इसको रब कर रहा हूं, आई होप ये आपको समझ आ गया है, ठीक है। यहां पे हम गॉस लॉ क्यों लगा पाए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारा सिमेट्रिक है, ठीक है। अब जरा देखिए, गॉसियन सरफेस आप यहां पे इजीली ले सकते थे, दैट्स व्हाई अगर मैं चार्ज डेंसिटी को 4r sin थीटा cos फाई ऐसे कर देता, मैं बोलता थीटा और फाई के साथ बदल रही है, और थीटा फाई स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप जानते हो क्या होता है, थीटा आपका z एक्सिस के साथ एंगल मेजर किया गया है, और फाई आपका x एक्सिस से जो ग्रेट सर्कल जो लिया है वो कितना आपका इधर है, तो वो आपका फाई होगा। तो अब यहां पे थीटा और फाई के साथ भी आपकी चार्ज डेंसिटी बदल रही है। अब यहां पे आप ये गॉसियन सरफेस नहीं ले सकते हो, क्यों भाई, क्या दिक्कत है यहां पे? दिक्कत यह है जनाब कि इस गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है हर जगह, ठीक है। और चलो मान लीजिए कांस्टेंट आ भी गई है 1 मिनट के लिए, तो फिर उसकी डायरेक्शन और एरिया की डायरेक्शन फिर आपकी दिक्कत देगी, हर अलग जगह पे डायरेक्शन अलग अलग आएंगी एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड की, वहां पे आपकी परेशानी खड़ी हो जाएगी। तो अब आप यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ से नहीं निकाल पाओगे, अब बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी सिचुएशन, ठीक है। अब आप सही बताऊं तो कर ही नहीं पाओगे इस तरह की प्रॉब्लम को, ठीक है ना। तो यहां पे ये बड़ी दिक्कत है। आई होप आपको ये समझ आया कि कैसे हम ऐसी चीजों को हम डिफरेंशिएट करें, कैसे हम समझ सकते हैं इन सब चीजों को, कि कहां पे हमें गॉस लॉ लगाना है, कहां पे हमें गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगानी है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। अब चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। सोचिए अगर मैं कोई इनफाइनाइट लेंथ की लाइन चार्ज ले रहा हूं, आपने लास्ट एपिसोड में भी देखा था मेरे ख्याल से, अगर इनफाइनाइट लेंथ की मैं लाइन चार्ज ले लेता हूं और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं पूछूं r डिस्टेंस अवे, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, आपने निकाली भी है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये आपने गॉस लॉ से निकाली थी लास्ट एपिसोड में, ठीक है। अब अगर मैं इस लेंथ को फाइनाइट कर दूं तो क्या मैं गॉस लॉ को लगा सकता हूं? सोचिए कि यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो मान लीजिए मेरे पास 2 मीटर की है, ठीक है, और मुझे यहां से मे बी 0.5 मीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ठीक है, और ये जो हाइट दे रखी है, ये हाइट आपको दे रखी है मान लीजिए 0.8 मीटर, मतलब जो लोअर पॉइंट है उससे 0.8 मीटर ऊपर आ जाओ और फिर 0.5 इधर आ जाओ परपेंडिकुलर। यहां पे अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, और ये फाइनाइट लेंथ है भाई, टोटल लेंथ इसकी 2 मीटर है, और इसके ऊपर जो लैम्डा दे रखा है वो दे रखा है 2 कूलम पर मीटर, मतलब टोटल चार्ज इसके ऊपर 4 कूलम का है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या अब आप यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ से निकाल सकते हो? आंसर इज नो। अब आप यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल पाओगे। आप बोलोगे सर क्यों, क्या दिक्कत है? यहां पे भी गॉसियन सरफेस ले लेते हैं, जरा देखिए, मैंने यहां पे ये गॉसियन सरफेस ले लिया, ये गॉसियन सरफेस तो ले लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे गॉसियन सरफेस पे कांस्टेंट नहीं है। ये आप कैसे कह सकते हो? आप कॉमन सेंस लगाओ, इस बार ये इनफाइनाइट ऊपर नहीं है और इधर इनफाइनाइट नीचे नहीं है। अगर आप यहां पे कोई पॉइंट लोगे तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके नीचे वाले हिस्से की वजह से इधर आएगी और ऊपर वाले हिस्से, तो ऊपर ज्यादा चार्ज है, पॉइंट को समझिए, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कोई डिफरेंट डायरेक्शन पकड़ेगी। सिमिलरली अगर मैं कोई ऊपर ये वाला पॉइंट ले लूं या ये वाला पॉइंट ले लूं या ये वाला पॉइंट, डिफरेंट पॉइंट लोगे तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट आएगी। क्यों? क्योंकि इधर की लेंथ अलग है, इधर की लेंथ अलग है। प्रॉब्लम ये है यहां पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब इस सरफेस पे कांस्टेंट नहीं है। गॉस लॉ तो आप लगा सकते हो, बट गॉस लॉ की हेल्प से आप इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां पे कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका जो गॉसियन सरफेस आपने लिया है वहां पे उस पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है। ये बड़ी दिक्कत है।
तो अब आप उसको इंटीग्रेशन से बाहर नहीं ले सकते हो, समझिए इस पॉइंट को। तो अब आप करोगे कैसे इसको, फिर तो आपको बेसिक इंटीग्रेशन से करना पड़ेगा, ठीक है। अगर फाइनाइट लेंथ है और आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो अब आप गॉस लॉ से मत कीजिए, इसको आप इंटीग्रेशन से कीजिए। इंटीग्रेशन मतलब बेसिक कैलकुलस आपको लगाना पड़ेगा। कैसे, मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, मैं इसको सोल्व तो नहीं करूंगा, आप लोग खुद सोल्व कीजिए। जरा देखिए, ये मान लीजिए मेरे पास चार्ज है और मैं मान लेता हूं कि ये 2 मीटर लंबी लाइन थी और ये 0.5, इसको मैं ओरिजिन मान लेता हूं, ठीक है। ये मेरे पास 0.5 मीटर है, ठीक है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, इसको मैं ओरिजिन मान लेता हूं। तो ओरिजिन है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -0.8, ठीक है। इसको आप कोई भी x एक्सिस मान लो, इसको z एक्सिस मान लो, ठीक है। और ये जो है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.2 मीटर ऊपर, हाइट जो है 1.2 मीटर हो जाएगी। आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है तो आप क्या करो, यहाँ पे dz ले लो, कुछ z हाइट पे आ जाओ, ठीक है, और dz ले लो और dz पे ऊपर dq चार्ज होगा और यहाँ से आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो de। फिर इस d के दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट आपका हॉरिजॉन्टल आएगा, एक कंपोनेंट वर्टिकल आएगा, ठीक है। तो dex बोल देता हूँ मैं इसको dez बोल देता हूँ। अब आप क्या करोगे बताओ, अब आप दोनों को इंटीग्रेट करोगे और लिमिट z की लिमिट आप डालोगे। z कहां से कहां तक बदल रहा है, -0.8 से 1.2, और उससे आप दोनों कंपोनेंट को निकालोगे, x कंपोनेंट भी एंड z कंपोनेंट भी। तो कहानी बड़ी सिंपल है, इस तरह से अब आप इसको सोल्व करोगे, वो वाले तरीके से नहीं कर पाओगे, ठीक है, जो आपने पहले जो तरीका पढ़ा था। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि किस तरह से ऐसी प्रॉब्लम को हम सोल्व करेंगे। और भी टेक्निक है वैसे, मतलब इसको कुछ घुमा के भी कुछ लोग सोल्व करते हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा आगे चल के, ठीक है। बट पहले इसको आप समझिए कि कैसे हम बेसिक आइडिया से करेंगे। गॉस लॉ हम यहाँ पे क्यों नहीं लगा पाए, ठीक है, आपको क्लियर होना चाहिए ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट जरा देखिए, एक स्टेप और आगे चलते हैं, वापिस सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं। ये मैं एक तरह से एक फाइनाइट लेंथ पे आ गया ना, तो थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको। इनको हम अलग से सोल्व करेंगे भी, ठीक है। एक नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन के ऊपर दूंगा, उसमें आपको ऐसी प्रॉब्लम्स लूंगा, ठीक है। एक और जरा देखिए दोस्तों, सोचिए मेरे पास एक पाइप है, या एक ऐसे, चलो पाइप मान लो, ठीक है। इस तरह का पाइप है जिसकी इनर रेडियस आपको दे रखी है और इनफाइनाइट लेंथ है इसकी इनर रेडियस a है, वो थिन पाइप है, ठीक है, मतलब एक तरह का सिलिंड्रिकल सरफेस है, आप ये समझिए, ठीक है। और इसके बाहर एक और हमने पाइप ले रखा है, इस तरह का पाइप है, ठीक है। हमने इसके बाहर एक और पाइप ले रखा है और उसकी रेडियस जो है वो b है, ठीक है। अब हमने क्या किया है, हमने अंदर वाले के ऊपर, सरफेस के ऊपर चार्जेस दे दिए हैं, मतलब हर जगह चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है और लैम्डा कूलम पर मीटर चार्ज दे रखा है। मतलब अगर आप इसकी यूनिट लेंथ लोगे तो उसके ऊपर लैम्डा कूलम टोटल चार्ज पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। पॉइंट को समझिए, यहां पे देखो चार्ज डेंसिटी मेरी लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लेकिन मैं उसको कैसे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं वो समझिए। यूनिट लेंथ अगर आप लेते हो तो उस पर लैम्डा कूलम टोटल चार्ज है और वो टोटल चार्ज पूरे सर्कुलर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। पॉइंट को समझिए, इस तरह का चार्ज डेंसिटी आपको दे रखा है, ठीक है, अंदर वाले पे। और मान लीजिए बाहर वाले पे जो चार्ज डेंसिटी है इस पे, वो है मान लीजिए माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर, और दोनों की लेंथ इनफाइनाइट है। आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर क्या होगी, इस पाइप के अंदर, इन दोनों के बीच में क्या होगी, बाहर क्या होगी, ये आपको निकालना है। इनफाइनाइट लेंथ है, इनफाइनाइट लेंथ के केस में आप हमेशा गॉस लॉ लगा सकते हो दोस्तों, ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। तो चलिए एक काम करता हूं, मैं इसको टॉप व्यू दिखाता हूं आपको। अगर आप टॉप व्यू देखोगे ना तो आपको ऐसा नजर आएगा, ये आपको इस तरह का नजर आएगा। इसकी जो इनर रेडियस है वो a है और ये वाली जो है इसको मैं b बोल देता हूं, ठीक है। यहां पे प्लस चार्ज है इसके ऊपर, ठीक है भाई, और इसके ऊपर माइनस चार्ज है। तो माइनस चार्ज मैं अंदर की तरफ दिखा रहा हूं। आप बोलोगे सर अंदर की तरफ क्यों दिखा रहे हो, वो आगे चल के देखेंगे हम लोग, ठीक है। ये है, तो अब जरा देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे निकालनी है, सबसे पहले इस इनर पाइप के भी अंदर निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं क्या करूंगा, अगेन जो इसकी एक्सिस है, इसकी एक्सिस मान लीजिए ये वाली है, बिल्कुल मिडल वाली, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके अबाउट एक गॉसियन सरफेस लूंगा, जो इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अबाउट में एक गॉसियन सरफेस लूंगा, और मैं यहां पे ले सकता हूं क्योंकि चार्ज मेरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिमेट्रिक तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है,
और आप जो है इनफाइनाइट लेंथ है इसकी। तो अब अगर मैं गॉसियन सरफेस लूं तो यहां पे पतला सा मैं गॉसियन सरफेस ले लेता हूं, कोई क्लोज्ड सरफेस ले लेता हूं, ठीक है, जिसकी रेडियस है r, ठीक है, और इसके अंदर ले लिया जिसकी हाइट h ले लेता हूं। तो अब जरा देखिए, अगर मैं टॉप व्यू से दिखाऊंगा तो इसके अंदर हमने ऐसे गॉसियन सरफेस लिया है, ठीक है, इसके अंदर गॉसियन सरफेस लिया। टॉप व्यू अगर आप देखोगे तो इस तरह का दिखेगा। तो अब आप बताओ इस गॉसियन सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मेरी कांस्टेंट रहेगी दोस्तों, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी हर पॉइंट पे एक तो इसके 3 एरियाज हैं, एक ऊपर वाला कर्व्ड सरफेस एरिया, एक नीचे वाला, और एक ये जो ऊपर वाला फ्लैट सरफेस एरिया, माफ कीजिएगा, नीचे वाला एक फ्लैट सरफेस और एक कर्व्ड सरफेस है। तो ऊपर वाले सरफेस और नीचे वाले सरफेस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो रेडियली आएगी ना। बिकॉज आप खुद सोचिए एक ऐसा पाइप है जिसके ऊपर चार्ज जो है वो इसके सरफेस पे ऐसे से डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, ठीक है। तो अगर मैं कोई अंदर पॉइंट लूंगा इसके ऊपर या इसके सराउंडिंग में अंदर पॉइंट लूंगा कोई एक्सिस के पास में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली ही होगी ना उससे। तो इसका मतलब जो ऊपर वाला एरिया है और नीचे वाला जो एरिया है, जो आपने गॉसियन सरफेस लिया है अंदर, उसके ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया, वहां पे तो ई डॉट डी ए 0 हो जाएगा, बचा सिर्फ ये कर्व्ड सरफेस। तो कर्व्ड सरफेस पे ई की वैल्यू तो मेरी कांस्टेंट है, मैं मान लेता हूं कि ई की वैल्यू कांस्टेंट है, और कर्व्ड सरफेस का जो एरिया बनेगा इसकी हाइट को h मान लेता हूं, तो 2 पाई आर एच इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड। क्यू एनक्लोज्ड मेरा 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। तो अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी दोस्तों? 0 आएगी। यहां पे अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 आएगी। इसका मतलब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ अगर आपको दिखाऊं तो मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं r के साथ दिखाऊंगा तो r की वैल्यू 0 से लेके a तक 0 रहेगी भाई, अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आइए a से लेके b तक देखते हैं भाई, a से लेके b तक देखते हैं, ठीक है। b मेरा सब यहां पे है, ठीक है। तो a से b अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को देखूं तो क्या होगा? तो अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस लेना होगा, लेकिन इस बार जो गॉसियन सरफेस है वो मैं इनके बीच में ले रहा हूं यहां पे, और इसकी हाइट को मैं h ले लेता हूं, ठीक है। तो अब आप बताओ यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अब आपकी कांस्टेंट रहेगी कर्व्ड सरफेस के ऊपर, ठीक है, और रेडियली आउटवर्ड आएगी। तो अगेन जो ऊपर वाला जो सरफेस है, जो ये वाला सरफेस है, और ये जो नीचे वाला सरफेस है, यहाँ पे ई डॉट डी ए की वैल्यू तो 0 आ जाएगी, बिकॉज एरिया ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है, ई डॉट डी ए 0, यहाँ पे भी ई डॉट डी ए 0। केवल कर्व्ड सरफेस जो है वो आपका ई डॉट डी ए को देगा, और कर्व्ड सरफेस पे ई का मैग्नीट्यूड मेरा कांस्टेंट है, तो उसको मैं बाहर ले लेता हूं, ठीक है, उसको मैं बाहर ले लेता हूं इनटू में इसका एरिया, कर्व्ड सरफेस का एरिया, तो वो बन जाएगा 2 पाई आर एच, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड। क्यू एनक्लोज्ड कितना है बताओ इसके अंदर? इसके ऊपर लैम्डा कूलम पर मीटर है और इसकी हाइट h है, तो लैम्डा इंटू एच डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। ये चार्ज एनक्लोज्ड आ गया, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट कर दिया हमने, h से h कट गया, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो बनेगी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये बनेगी। r इज इक्वल टू a पे आप देख सकते हो, r इज इक्वल टू a पे आपके पास ये कुछ आएगी, ठीक है, r इज इक्वल टू a पे आपकी ये कुछ बनेगी भाई, लैम्डा अपॉन क्या बन जाएगा? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट a, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद क्या होगी? r के साथ इनवर्सली जाएगी भाई, r के साथ ये इनवर्सली जाएगी ऐसे, और r इक्वल टू b पे, यहाँ पे b कर दो भाई, तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। अब आइए b के बाहर, अगर मैं b के बाहर देखूं, मतलब बिल्कुल ही इस पाइप के बाहर देखूं, तो पाइप के बाहर भी आप क्या करोगे? इनफाइनाइट लेंथ है ना, तो अगेन आप गॉसियन सरफेस ले सकते हो, ठीक है। ये इस बार हमने ये वाला गॉसियन सरफेस ले लिया, ठीक है, और आप देख सकते हो कि ये गॉसियन सरफेस का ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, नीचे वाला एरिया पे भी डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि रेडियली इलेक्ट्रिक फील्ड हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस बार जो चार्ज एनक्लोज्ड है वो 0 हो गया। क्यों भाई? क्योंकि अगर मैं इसकी h हाइट ले लूं तो लैम्डा इंटू एच पॉजिटिव चार्ज है, और लैम्डा इंटू एच ही नेगेटिव चार्ज है इसके अंदर एनक्लोज्ड, इस गॉसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड। तो चार्ज एनक्लोज्ड मेरा 0 आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस कर्व्ड सरफेस में मैं कांस्टेंट मान भी लूं तो उसकी वैल्यू 0 के बराबर ही आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब है यहां पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 0, ठीक है। इस तरह का मेरे पास यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देखने को मिलेगी दोस्तों, अगर ये इनफाइनाइट लेंथ है तो। लेकिन अगर ये फाइनाइट लेंथ का हुआ, ठीक है, फिर दिक्कत हो जाएगी भाई, फिर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर भी बनेगी बाहर भी बनेगी, ठीक है, तो वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ जाएगी, ठीक है ना। तो एनीवे आई होप आपको ये समझ आया। चलिए अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, एक और सिचुएशन को देखते हैं। अब नेक्स्ट सिचुएशन में मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं कोई सीट ले रहा हूं दोस्तों, कोई इनफाइनाइट सीट ले रहा हूं और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं। जरा देखिए मेरे पास
ये कोई इनफाइनाइट लेंथ की सीट है, ठीक है, और इसके ऊपर चार्ज मेरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का। और जो आपको चार्ज डेंसिटी दे रखी है दैट इज सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है। और ये कोई XY प्लेन में ये बिछी हुई है, इनफाइनाइट सीट है, इनफाइनाइट लेंथ सीट है, इसका एरिया इनफाइनाइट है, आप ये समझिए। थिकनेस बिल्कुल नेग्लिजिबल है। आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर क्या होगी, इसके नीचे क्या होगी, कहीं पे भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। तो जरा देखिए, अगर मैं इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा, तो अगेन गॉस लॉ लगाना पड़ेगा मुझे। अगर आप इसको सामने से देखोगे तो आपको ऐसी सीट नजर नहीं आएगी, आपको सिंपल एक लाइन नजर आएगी ऐसे, ठीक है। अगर आप XY प्लेन में ही खड़े हो और XY प्लेन में इसको देख रहे हो सीट को, तो आपको ऐसी लाइन नजर आएगी, ठीक है। अगर आप ऊपर से देख रहे हो तो आपको एक सरफेस नजर आएगा इस तरह का, ठीक है। तो अब मैं कैसे इस पे निकालूं भाई, तो इसके लिए मैं एक काम करता हूं, मैं इस अगेन एक गॉसियन सरफेस ले लेता हूं। तो गॉसियन सरफेस कैसा लूंगा जरा देखिए, एक क्लोज सरफेस ले लेता हूं। तो ये मेरे पास एक क्लोज्ड सरफेस हो गया, ठीक है भाई, आप जरा देखिए ध्यान से, ये मेरे पास एक क्लोज्ड सरफेस हो गया, कुछ हिस्सा इसका ऊपर है, कुछ हिस्सा इसका नीचे है। अब जरा देखिए, इस क्लोज्ड सरफेस के 3 हिस्से हैं, एक ये वाला हिस्सा है, एक ये वाला हिस्सा है जो इस सीट के नीचे चला गया। अगर इसी को अगर मैं यहां पे दिखाऊं तो यहां पे आपको ऐसा दिखेगा, इस तरह का दिखेगा। तो एक तो ये वाला हिस्सा हो गया, एक ये वाला हिस्सा हो गया, ठीक है, और एक आपका कर्व्ड सरफेस का हिस्सा हो गया जो कर्व्ड सरफेस है। अब मुझे एक बात आइए, इसका एरिया मैं DA ले लेता हूं, तो ये DA ऊपर की तरफ होगा यहां पे, इसका जो एरिया होगा स्मॉल एरिया वो DA मेरा नीचे की तरफ होगा। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं इस क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पूरी इस सीट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो ऊपर की तरफ आएगी यहां पे, ठीक है, और उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे नीचे की तरफ आएगी, क्योंकि ये एरिया और ये एरिया बराबर डिस्टेंस पे ले रहा हूं मैं, ठीक है, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे नीचे की तरफ आएगी। तो अगर आप कर्व्ड सरफेस की बात करो तो कर्व्ड सरफेस जो है उसका जो एरिया होगा वो तो रेडियली आउटवर्ड होगा। जो आपने सिलेंडर लिया है उसका जो कर्व्ड सरफेस का जो एरिया बनेगा वो तो रेडियली आउटवर्ड होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड या तो ऊपर है या नीचे है, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी इधर है और एरिया जो है वो मेरा रेडियली आउटवर्ड है, इस तरफ है। तो डॉट प्रोडक्ट क्या बनेगा इनके बीच का, डॉट प्रोडक्ट इस एरिया की वजह से, जो कर्व्ड सरफेस का जो एरिया है उसकी वजह से डॉट प्रोडक्ट मेरा 0 आएगा। तो अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा तो केवल यही दोनों एरिया जो है वो डॉट प्रोडक्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। जो क्लोज सरफेस इंटीग्रल निकाल रहे हो ना आप, E.dA, क्लोज इंटीग्रल E.dA निकाल रहे हो, तो इस क्लोज्ड इंटीग्रल को हमने 3 ओपन में कन्वर्ट कर दिया ना, 3 ओपन सरफेसेस में कन्वर्ट कर दिया, ऊपर वाला, नीचे वाला और एक कर्व्ड सरफेस जो है ना वो। तो अब जरा देखिए, जो कर्व्ड सरफेस है उसके साथ तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया एरिया का, केवल ऊपर वाला के साथ और नीचे वाले के साथ डॉट आएगा। तो क्या बन जाएगा, E.dA ऊपर और E.dA नीचे, तो 2E.dA बन जाएगा। ये 2E.dA इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q एनक्लोज्ड क्या है, एरिया मेरा DA है और पर मीटर स्क्वायर सिग्मा कूलम है, तो DA एरिया पे क्या हो जाएगा, सिग्मा DA हो जाएगा भाई, ठीक है, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। सही है। तो अब आप बताओ, इस DA से DA मेरा चला गया और E की वैल्यू क्या बन गई, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे ऊपर की तरफ और यहाँ नीचे की तरफ। तो इसका मतलब मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। और इंटरेस्टिंगली ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इनफाइनाइट सीट की वजह से है, ये हाइट पे डिपेंड नहीं कर रही है, कितनी हाइट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो। जितना आप हाइट पे जाओगे उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी, तो वो बदल नहीं रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, इनफाइनाइट सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। यहां पे ऊपर की तरफ रहेगी, यहां पे नीचे की तरफ रहेगी, और आंसर रहेगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। चलिए, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। गॉस लॉ से देखो कितना आसानी से हमने इसको सोल्व कर लिया। यही चीज आपने पहले भी सोल्व की है। आपने डिस्क का एग्जांपल लिया था, अगर आपको याद हो, आपने डिस्क की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी कुछ z हाइट पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का केवल z कंपोनेंट निकल के आया था, ठीक है, और ये रेडियस a थी। अब उसी एक्सप्रेशन में अगर मैं a को इनफाइनाइट कर दूंगा तो एक तरह से ये सीट बन जाएगी, और फिर आंसर यही आएगा। चेक करके देख लो, बेशक आप वेरीफाई करके देख लो, उससे भी सेम आंसर यही आ रहा है। सीट के ऊपर जो चार्ज डेंसिटी थी वो थी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, रेडियस थी a, उसकी वजह से हमने यहाँ पे z कंपोनेंट निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब अगर मैं a को इनफाइनाइट कर दूंगा तो अगेन आंसर मेरे पास यही आएगा दोस्तों, ठीक है। आप बेशक आप इसको चेक करके देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि जब आप a को इनफाइनाइट करोगे तो इनफाइनाइट सीट की तरह ही एक्ट करेगी ना डिस्क, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट अब एक स्टेप और आगे चलते हैं। जरा सोचिए, अगर मैं इनफाइनाइट सीट की बजाय
इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट ले लूं, कंडक्टिंग प्लेट अलग चीज है, ठीक है। जरा देखिए, अब मैंने क्या किया, मैंने कंडक्टिंग ऐसी प्लेट ले ली, इनफाइनाइट लेंथ है इसकी भी, मतलब एरिया इसका इनफाइनाइट है, बट इस बार इसके पास थिकनेस है कुछ, ठीक है, इसकी थिकनेस है, इसकी जो लेंथ एंड जो ब्रेड्थ है वो सब इनफाइनाइट है। अब इसके ऊपर मैंने चार्ज दे रखा है, तो चार्ज यहां पे ना सिर्फ ऊपर वाले सरफेस पे आएगा, नीचे वाले सरफेस पे भी आएगा। ये ऊपर वाला सरफेस जो है वो चार्ज्ड है, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। ऊपर वाले सरफेस पे चार्ज है ऊपर वाला सरफेस, नीचे वाले सरफेस पे भी चार्ज है भाई, कितना, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। आप बोलोगे सर ये साइडों में नहीं आएगा क्या यहाँ पे चार्ज, ये साइड कहां नजर ही नहीं आएंगे, तो इनफाइनाइट पे चली गई ना भाई, ठीक है, ये थोड़ा नजर आएंगे। ऊपर वाले सरफेस पे सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर रहेगा, नीचे वाले पे भी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर रहेगा, ठीक है। आप बोलोगे सर नीचे वाले पे क्यों आएगा, क्योंकि भाई चार्ज को अगर आप दोगे तो चार्ज रिपेल करके आउटर सरफेसेस पे आ जाता है ना कंडक्टर में, और अपने आप को इस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट करता है कि अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, जीरो। इसका मतलब इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि इस बार थिकनेस है इसके पास, तो अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो जीरो आएगी दोस्तों। और उसको जीरो बनाने के लिए अगर इधर सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है, तो नीचे वाले सरफेस पे भी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर होना जरूरी है। आप बोलोगे सर क्यों, जरा देखिए भाई, ये जो सरफेस है इसको एक सीट की तरह ले लो ना, तो मैं अगर इसको वर्टिकल फॉर्म में दिखाऊं तो मैं बोलूंगा कि ये मेरे पास एक सीट है जिसके ऊपर क्या है, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है, कूलम पर मीटर स्क्वायर है। और जो नीचे वाला जो सरफेस है उसको भी एक सीट की तरह ले लो। मान लो कि नीचे वाले सरफेस की थिकनेस भी नेग्लिजिबल है, ऊपर वाले सरफेस की थिकनेस भी नेग्लिजिबल है, हमने इन दोनों को एक सीट की तरह ले लिया, ठीक है। तो यहां पे सिग्मा कूलम, और नीचे वाला जो है उसको भी मैं वर्टिकल फॉर्म में दिखा रहा हूं, तो इसके ऊपर भी मुझे सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर ही लेना होगा, इतना ही चार्ज आएगा, सेम डेंसिटी आएगी। क्यों भाई, क्योंकि आप सोचिए अगर मैं इस सीट की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी बता सकते हो, इस सीट की वजह से बनेगी इस तरफ। अब ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट अभी देखा आपने, ठीक है। और ये जो सीट है ये क्या करेगी, ये इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ देगी, अभी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे क्या बनेगी, जीरो। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो बनाने के लिए जरूरी है कि अगर ऊपर सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है तो नीचे भी सेम चार्ज डेंसिटी आएगी। कंडक्टिंग सीट है ये, कंडक्टिंग प्लेट है ये, पॉइंट को समझिए। इसके पास अपनी एक थिकनेस है, ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। अब आप बोलोगे सर अगर मुझे इसके ऊपर निकालनी हो इलेक्ट्रिक फील्ड या नीचे निकालनी हो तो क्या होगा। ऊपर को ये वाला पॉइंट जो है इस डायग्राम में आप इधर दिखा सकते हो, और नीचे वाले पॉइंट को इस डायग्राम में इधर दिखा सकते हो। तो अगर मुझे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इस सीट की वजह से क्या होगी बताओ जरा, इस सीट की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ये होगा, और ये भी पॉजिटिव है तो ये भी आपको अवे ही देगी, सेम सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब है इसकी वजह से इस बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नजर आएगी इस प्लेट की वजह से वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आएगी। ऐसे ही अगर आप यहां पे निकालोगे तो यहां पे आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट यहां पे नजर आएगी। इसका मतलब अगर कोई थिकनेस है, कोई ऐसी कंडक्टिंग प्लेट है जिसकी अपनी थिकनेस है और वो इनफाइनाइट लेंथ की है, अगर उसके सरफेस पे चार्ज डेंसिटी दे रहे हो तो ना सिर्फ उसके ऊपर आएगा, उसके नीचे भी चार्ज आएगा, ठीक है। उसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करना है ना, क्योंकि तो उसके दोनों सीट पे आपका चार्ज आएगा और उसकी वजह से अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी। यहां पे इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, दूसरी तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो भी आपकी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगी। ये 2 वाला फैक्टर हट जाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। इसको आप गॉस लॉ से भी प्रूव कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे गॉस लॉ लगाना चाहो तो अगेन आपको गॉसियन सरफेस लेना है। गॉसियन सरफेस तो कोई भी क्लोज सरफेस ले सकते हो भाई, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस लिया और जरा देखिए किस तरह का सरफेस लिया। इसके ऊपर हमने एक ये सिलेंडर ले लिया, ठीक है, और एक हिस्सा इसके अंदर ही ले लिया, कंडक्टर के अंदर, नीचे नहीं लिया, कंडक्टर के अंदर ही ले लिया, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे जो एरिया है ये और ये एरिया और एक कर्व्ड एरिया है, 3 ही तो एरिया बने अभी भी, ठीक है। एक ऊपर वाला एरिया, एक कंडक्टर के अंदर जो, क्योंकि जो हमने सिलेंडर लिया है गॉसियन सरफेस वाला, क्लोज्ड जो सरफेस लिया है, उसका एक हिस्सा जो है वो ऊपर है, इस सीट के ऊपर है, एक हिस्सा कंडक्टर के अंदर है, क्योंकि मैं कहीं पे भी ले सकता हूं क्लोज सरफेस, तो यार गॉसियन सरफेस कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है। तो वो मैंने अंदर ले लिया है। अब आप जरा देखिए यहां पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा तो यहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है भाई, क्योंकि ये कंडक्टर के अंदर है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली अपवर्ड, मतलब जेड एक्सिस में आएगा और एरिया भी जेड एक्सिस में है, डीए। तो इसका मतलब मैं यहां पे क्या लिखूंगा, ई डीए ऊपर वाले का। कर्व्ड सरफेस पे तो ई डॉट डीए की वैल्यू ही जीरो आएगी। 3 सरफेसेस है ना भाई, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला और एक ये कर्व्ड सरफेस।
तो नीचे वाले पे तो ई डॉट डी ए की वैल्यू ही 0 है। ऊपर वाले पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर वाले पे ई की वैल्यू मेरी कांस्टेंट रहेगी सीट की वजह से, ठीक है, और डीए को मैं डीए लिख देता हूं, ई डीए, ठीक है भाई। अब आ जाइए कर्व्ड सरफेस पे, तो कर्व्ड सरफेस पे तो डॉट प्रोडक्ट ही 0 आएगा क्योंकि एरिया मेरा रेडियली आउटवर्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी ऊपर की तरफ है, तो डॉट प्रोडक्ट मेरा 0 हो जाएगा। तो सिंपल क्लोज्ड इंटीग्रल करोगे तो ये निकल के आएगा, दैट मस्ट बी इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड। क्यू एनक्लोज्ड क्या होगा, सिग्मा डीए, जो यहां पे जो चार्ज एनक्लोज्ड है, इस पे जो चार्ज एनक्लोज्ड है, तो इस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, एरिया इसका डीए, सिग्मा डीए बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से डीए कट गया, ई की वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा बाई एप्सिलॉन। यहां पे 2 फैक्टर क्यों नहीं आया, क्योंकि अब आपने जो नीचे वाला जो सरफेस लिया है वो कंडक्टर के अंदर ही ले लिया। पिछली बार क्यों नहीं किया आपने, क्योंकि पिछली बार थिकनेस 0 थी, शीट थी पिछली बार। शीट में क्या होता है, थिकनेस मेरी 0 होती है, 0 होती है तो आपको नीचे वाला एरिया नीचे की तरफ ही जाएगा ना, जो पिछला एग्जांपल जो देखा था। इस बार जरा देखिए, इस बार ये बनेगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। आप बोलोगे सर इसको इंटरेस्टिंग क्यों बोल रहे हो, जरा सोचिए अगर मेरे पास कोई फाइनाइट लेंथ में ले लूं शीट की, अगर मेरे पास कोई शीट है, उसकी फाइनाइट लेंथ है, फाइनाइट एरिया मान लो, ठीक है। अब ध्यान से समझना, जितना मैं इसको ऊपर से देखूंगा, जितनी मेरी हाइट ज्यादा होगी, उतना मेरा जो सॉलिड एंगल है वो छोटा होता चला जाएगा और मुझे सीट पूरी नजर आएगी। लेकिन जितना मैं इसके पास में आता जाऊंगा, मेरा जो सॉलिड एंगल है दोस्तों, वो क्या होता जाएगा बताओ जरा, वो बढ़ता चला जाएगा। सॉलिड एंगल मेरा बढ़ता जाएगा जितना मैं नीचे आऊंगा। अब जरा सोचिए, मैं बिल्कुल ही नीचे आ गया हूं, इसके सरफेस के बिल्कुल पास में आ गया हूं, तो मेरा जो सॉलिड एंगल है वो 2 पाई को टच करना शुरू कर देगा। मतलब मुझे लगेगा कि भाई ये जो सीट है ये तो इनफाइनाइट लंबी है, इनफाइनाइट लेंथ लंबी है। मतलब आप जरा सोचिए, कोई बेंच है मेरे पास, कोई सरफेस ऐसा है, अगर कोई जादू हो जाए और मेरी हाइट को बिल्कुल छोटा करते चले जाओ, बिल्कुल चींटी जितनी हाइट कर दो, तो जैसे ही मेरी हाइट चींटी के बराबर होगी, मेरे को जो बेंच का सरफेस नजर आएगा वो मुझे इनफाइनाइट लार्ज नजर आएगा। मुझे लगेगा कि उसका तो कोई एंड ही नहीं है, क्योंकि मैं उसको ऊपर से नहीं देख सकता। जैसे कि आप अर्थ को देखते हो, अर्थ का जो सरफेस है वो आपको फ्लैट नजर आता है, ठीक है, वो इसलिए बिकॉज आपकी जो हाइट है वो अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। अगर आप थोड़ा सा आसमान में ऊपर उठ जाओगे तो आपको अर्थ कर्व ही फिर नजर आना शुरू हो जाएगी, और बिल्कुल ही बहुत ज्यादा दूर चले जाओगे तो आप जो है पूरा इसको गोलाकार देख सकते हो। समझ आया भाई? तो इसका मतलब है, अगर मेरा फाइनाइट एरिया की मैं सीट ले लूं कोई भी, और उसके बिल्कुल पास में अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं, तो पास में इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से आपको सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट नजर आएगी। अगर कोई फाइनाइट सीट है तो इनफाइनाइट की वजह से आती है ना यार, इनफाइनाइट सीट होती है तो किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखोगे ना, क्योंकि उसकी लेंथ इनफाइनाइट है भाई, तो जितना आप ऊपर जाओगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका सॉलिड एंगल ऑलवेज क्या रहेगा, उस पॉइंट पे 2 पाई ही रहेगा, इनफाइनाइट लेंथ है भाई। जितना आप ऊपर जाओगे उतना ये भी आपको लार्ज नजर आना शुरू हो जाएगी। मतलब ये हमेशा ही आपको लार्ज नजर आएगी अगर ये इनफाइनाइट सीट हुई तो आपको उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। लेकिन अगर ये फाइनाइट एरिया की सीट हुई तो आप जितना इसके नीचे आते चले जाओगे उतना आपको ये लार्ज नजर आती जाएगी, और बिल्कुल ही अगर पास में आ गए तो आपको लगेगा कि ये सीट जो है वो इनफाइनाइट लेंथ की है। इनफाइनाइट लेंथ की है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जितना आप उसके ऊपर जाने की कोशिश करोगे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगी। क्या आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉलिड एंगल से निकाल सकते हो, वो हमने ऑलरेडी निकाली हुई है, ठीक है। अगर ये रेक्टेंगुलर मेरी सीट है और बिल्कुल आप इसके सेंटर वाले पॉइंट से परपेंडिकुलर लेंथ ऊपर चढ़ रहे हो, तो आप इसकी सेंट्रल एक्सिस पे आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, ठीक है। लेकिन बिल्कुल पास में अगर आ गए तो आपको ये नजर आएगा, ठीक है। अब अगला सवाल यहां पे ये उठता है, अगर आपको याद हो, सोचिएगा, ये हमारे पास एक स्फीयर है जिसकी रेडियस जो थी वो a थी, और इसके ऊपर सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर चार्ज डेंसिटी है। इसको आप इंसुलेटिंग भी ले सकते हो, कंडक्टिंग भी ले सकते हो, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, यूनिफॉर्मली मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल इसके सरफेस पे पूछूं, बिल्कुल इसके पास में पूछूं, तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी वो क्या थी दोस्तों, वो थी आपकी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। चेक करके देख लो बेशक,
गॉस लॉ लगाया था हमने और हमने ग्राफ बनाया था इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो R इक्वल टू ए पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे वो आएगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्यों सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आई भाई? ये क्यों सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आई? यहां पे भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आना चाहिए था, जैसे कि यहां पे आ रहा था। यहां पे भी तो एक सीट ही नजर आएगी आपको, लेकिन यहां पे तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ रही है। उसके पीछे का कारण है सॉलिड एंगल। जरा देखिए कैसे। अगर मैं यहां से हूं, यहां से देख रहा हूं, तो मेरे पास सोचिए मैं केवल इतने हिस्से को देख रहा हूं, एक मिनट के लिए मान लो ये जो एंगल है उतना ही मेरा ये वाला जो हिस्सा है ये उतना सॉलिड एंगल बनाएगा। ठीक बात है भाई? तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से होगी यहां पे, उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले हिस्से की वजह से भी होगी यहां पे। ठीक है, समझ आया भाई? तो अब आप आइए नीचे। नीचे जब आप आओगे तो एक तरह से आपका जो सॉलिड एंगल है यहां पे वो 2 पाई का हो जाएगा। आपको केवल ये हिस्सा नजर आएगा, आपको ये फ्लैट नजर आएगी। तो जो बाकी वाला हिस्सा है वो भी तो उतना ही सॉलिड एंगल बनाएगा यहां पे। नहीं समझे क्या? तो उसकी वजह से भी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड नजर आएगी। तो इतने वाले हिस्से की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है। तो बाकी वाला जो हिस्सा है भाई, जितना आप नीचे चलते जाओगे उतना आपका विजन छोटा होता चला जाएगा, उतना आप कम देख पाओगे इसको। अभी तो आप ज्यादा हिस्से को देख पा रहे हो, जितना आप इसके नजदीक जाओगे आप कम देख पाओगे, कम हिस्से को देख पाओगे। जैसे कि अगर मैं बताऊं, अगर ये स्फीयर है, आप यहां से देख रहे हो तो आप इतने हिस्से को देख सकते हो। ठीक है, लेकिन जैसे आप नजदीक आते जाओगे आपका जो विजन है वो कम होता चला जाएगा। आप केवल इतने हिस्से को देख पाओगे। आप और नजदीक आए, आप केवल इतने हिस्से को देख पाओगे, यहां से लेके यहां तक के हिस्से को देख पाओगे। तो इसका मतलब है इसकी वजह से अब, और ये भी आपको इनफाइनाइट नजर आएगा, सोचिए, क्योंकि आपको लगेगा कि ये तो बहुत बड़ा है, क्योंकि आपकी हाइट बिल्कुल नेग्लिजिबल हो गई है। तो इतने हिस्से की वजह से अगर मैं इसको एक सीट मान लूं तो इसकी वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है। तो सॉलिड एंगल कहता है कि जितना इतने हिस्से की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना ही बाकी हिस्से की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, तो उसमें सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और ऐड हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब है जो आपके कंडक्टिंग शेल होती हैं या इंसुलेटिंग शेल जिसके ऊपर चार्ज डेंसिटी मेरी यूनिफॉर्म है, अगर आप उसके बिल्कुल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे दोस्तों, तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आएगी, ना कि 2 एप्सिलॉन नॉट। उसके पीछे का कारण मैंने बता दिया, क्योंकि निचले वाला हिस्सा भी तो है ना भाई, वो भी तो रोल प्ले करेगा, और जितना ऊपर वाला करेगा उतना ही नीचे वाला भी करेगा, बिकॉज ऑफ सॉलिड एंगल। ठीक है, वो हमने ऑलरेडी आपको समझाया भी हुआ है सॉलिड एंगल के कंसेप्ट में। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ ये कंसेप्ट। ठीक है, तो आज का जो एपिसोड है दोस्तों उसमें हम इतना ही करेंगे। अगले एपिसोड में जब आपसे मुलाकात होगी तो हम कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आज इतना ही करते हैं। अगली क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।